इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection, passing through the intersection, जो इंटरसेक्शन जहां पे करते हैं ना वो लाइन होती है ऑफ टू प्लेन्स। बहुत आसान है, बस आपने इधर ध्यान रखना। उसको तो सहल इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of two planes। समझ आवा तुम वो बोन कुन शुन तुम योकुन सिर्फ ध्यान, बस आप 1 मिनट बुक दे दो इधर। बोझवा तैयार शुआ बोझी योकुन। ये 2 प्लेन्स है, एक प्लेन ये है, ठीक है, एक प्लेन ये है, ये वाला। तो ये 2 प्लेन्स जैसे 2 लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, मतलब अगर तुम इंटरसेक्टिंग लाइन्स आसन, मिसाल के तौर पर बकर प्लेन का, ये एक प्लेन है ये वाला दीवार, वो एक प्लेन है वो वाला दीवार, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पैरेलल प्लेन्स है। प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर। जब 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, या तो वो कोइंसाइड होती है, उसको छोड़ो आप कोइंसाइड को। जब 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और इस पॉइंट से कितने सारे और लाइन्स पास होंगे। ये L1 है, ये L2 है, सिर्फ अंडरस्टैंड करो, डेरिवेशन बहुत इजी है। ये L1 है, ये L2 है, ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ना पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी सारी लाइन्स पास होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। इज दैट क्लियर। ये एक लाइन, ये एक लाइन, तो इस पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होती है। सेम इज द केस हियर। पहले सोचेंगे, पहले बात करेंगे जब 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कैसे इंटरसेक्ट करते हैं। वो एक लाइन को मतलब उनका जो पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन होता है ना, वो पॉइंट नहीं वो लाइन होता है। नहीं समझे, ये है प्लेन नहीं है, ये भी एक प्लेन है। ये कहां पे इंटरसेक्ट करती है, लाइन पे, और इस लाइन से कितने सारे और प्लेन्स पास होते हैं, देखो है कि नहीं। ये सारे प्लेन जो इसी लाइन से पास होती है, क्या समझ, बहुत आसान है, ठीक है। ये 2 प्लेन्स है, प्लेन को हम डिनोट करते हैं पाई से, पाई1 पाई2। जैसे लाइन को डिनोट करते हैं L1 L2 से, वैसे प्लेन्स को हम जब डिनोट करते हैं ना तो पाई1 और पाई2 से डिनोट करते हैं। ये प्लेन आपस में यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस लाइन से और कितने सारे प्लेन्स पास होंगे। देखो ये एक प्लेन है जो इससे पास होगा, अगर मैं इसको थोड़ा और मोड़ूं तो दूसरा प्लेन, फिर तीसरा प्लेन, फिर 4th, फिर 5th 6th 7th, तो इस लाइन से इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स और पास होंगे। इतना समझ आया। तो ये एक प्लेन है जो इससे पास हो रहा है, ये पाई3 है। इतना आपको समझ आया। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई3 पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। इसकी इक्वेशन पता होगी, इसकी इक्वेशन पता होगी, और आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है। इज दैट क्लियर। इतना समझ आया। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको, तो सिर्फ योकुन ध्यान बस दोशन खोरशन वुशन गोड़ हाव तो एम्ब्रो बदल अख चीज। मैं लाइन्स पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखाऊंगा, सो लगे ये जरूरत सह नंबर यथ तो समझे, वो यहां से आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो पहले लाइन्स की बात करेंगे। ये L1, तो L1 की इक्वेशन है से फॉर एग्जांपल x + y = 2, और L2 की इक्वेशन है x - y = 4 से फॉर एग्जांपल। एक सिंपल से एग्जांपल है, ठीक। सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ये वाला जहां से और लाइन्स पास होंगे। तो ये 2 लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। x + y =
x माइनस वाई इज इक्वल 4, ये और ये कैंसल तो बचेगा 2x इज इक्वल 6, तो x का वैल्यू 3 आया। ठीक है, इस x का वैल्यू 3 को आप यूज करोगे कहां पे, फर्स्ट या सेकंड में। सो जब यूज करोगे x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू आएगा 2 माइनस 3 विच इज -1। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 3, -1 है। इतना आपको समझ आया अच्छे से, और तुम मश का शक। अब इस पॉइंट से बहुत सारी लाइन्स पास होती है। इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होती है। अब उन लाइन्स की इक्वेशन क्या है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है, फिर L5, L6, L7। इन लाइन्स की इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, द इक्वेशन ऑफ लाइन्स नॉट ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन्स। यू गॉट इट? मैं क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन्स नॉट ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू the point of intersection of two given lines is, देखो जब हम दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करके इसकी इक्वेशन निकालते हैं ना, तो इसके लिए एक तरीका होता है, इनको जोड़ने का एक तरीका है। क्या तरीका है, x प्लस वाई इसका लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा बेटा x प्लस वाई इसका लेफ्ट हैंड साइड, अब यहां ध्यान रखो, प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस वाई, x प्लस वाई, ठीक है गुबर, प्लस लिखा मैंने लेमडा टाइम्स x माइनस वाई। अब लेमडा क्यों आया, क्योंकि एक लाइन नहीं, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा टाइम्स 4। बहुत जैसे स्केच पर था, ओपन ध्यान से हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ये दो प्लेन्स है गिवन है, इनसे और एक प्लेन पास हो रहा है इनके लाइन से, तो इसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। तो मैं पहले लाइन की बात कर रहा हूं, प्लेन की बात बाद में करेंगे। हमारे पास दो गिवन लाइन्स है, दिस इज L1 एंड L2। जब मैंने L1 और L2 को सॉल्व किया तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 3, -1। अब इस पॉइंट से क्या एक लाइन पास होती है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स? इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होती है। उन लाइन्स की इक्वेशन क्या है वही मैं आपको समझा रहा हूं। जब भी हम इनकी इक्वेशन निकालते हैं ना, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इनकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें इन दो इक्वेशंस को जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका क्या है वही मैं बता रहा हूं। आपने क्या करना होता है, x प्लस वाई प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस वाई, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड, प्लस राइट हैंड साइड इज 2 प्लस लेमडा टाइम्स राइट हैंड साइड इज 4। ये जो यहां से आपको मिला ना, आपको पता है ये क्या है, ये इन लाइन्स की इक्वेशन है। अब डिपेंड है कांस्टेंट लेमडा पे। मिसाल के तौर पर लेमडा का वैल्यू 2 ले लो, क्या लिया, लेमडा इज सम कांस्टेंट। मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में जो हमने ये इक्वेशन बनाई ये इन्हीं की इक्वेशन है। देखो कैसे, x प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल 2 प्लस 2 टाइम्स 4। समझ आया? इट्स x प्लस वाई प्लस 2x, 2x प्लस x कितना हुआ 3x, प्लस वाई प्लस माइनस 2y, सो इट्स माइनस वाई। इतना समझ आया? इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज 10। तो ये किसी एक लाइन की इनमें से इक्वेशन है, ये सारी लाइन्स की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अब ये पर्टिकुलर इक्वेशन बन गई। इतनी सारी लाइन्स में से ये किसी एक लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, अगर ये इसकी से फॉर एग्जांपल इक्वेशन है L3 की, हमें कैसे पता चलेगा ये सच में इसी की इक्वेशन है? इस लाइन का हमें एक पॉइंट गिवन है 3, -2। अगर ये इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई, क्योंकि इस लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, जितने सारे आपके पास नून पॉइंट्स है आप उन पॉइंट्स को यहां पे सबस्टिट्यूट करके देख सकते हो। अगर सेटिस्फाई किया तो वो पॉइंट इसी लाइन के पॉइंट्स है। तो हमारे पास एक गिवन पॉइंट है चेक करने के लिए कि क्या ये इसी का पॉइंट है या नहीं है। ठीक है,
तो 3 का -1 को यहां सब्स्टिट्यूट करो, जरा देखो, इट्स 3 इंटू 3 इज 9, माइनस इंटू माइनस, क्योंकि y का वैल्यू -1 है, -1 इज इक्वल 10, यस 3 3 आर 9 + 1 इज 10। क्या आपने समझ आया? तो आपने क्या याद रखा, जब भी आपके पास दो लाइनर्स की इक्वेशन गिवन होगी, एक तीसरी लाइन निकालने के लिए आपने इन दो लाइनर्स को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? लैम्डा से। फिर आपको बोलेगा वो कि लैम्डा का वैल्यू इतना है, लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट द इक्वेशन ऑफ ए पर्टिकुलर लाइन। ठीक, ये बहुत सारी लाइन्स है, ये एक लाइन नहीं है, ये वो सारी लाइन्स है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक, लैम्डा का वैल्यू जिस दिन पता चलेगा उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिलेगी, एक पर्टिकुलर एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी। इज दैट क्लियर? अब ये कंसेप्ट हमारे काम यहां प्लेन्स में आएगा। सुनो बेटा, कितना आसान है, देखो ये प्लेन है, ये भी प्लेन है। अब प्लेन की इक्वेशन ऐसे हो सकती है, π1 की इक्वेशन ऐसे हो सकती है। प्लेन फर्स्ट तो यो कुन दिया बोन कुन वुचन गुंजाइश। प्लेन की इक्वेशन या तो ऐसे होगी, अब चूंकि दो प्लेन्स है नाम तो अलग अलग देना पड़ेगा, n1 d1, या तो प्लेन की इक्वेशन ऐसे होगी, वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नहीं होगा, n1 इज इक्वल d1। बट याद रहे इस बार ये d1 जो है, मतलब ये कांस्टेंट जो है, ये नॉर्मल की लेंथ नहीं है। ठीक है, वो मैंने अभी बताया था पहले। अच्छा, ये अब इस प्लेन की इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है, ax + by + cz इज इक्वल टू d, या वो कैपिटल में हो सकती है, आप कैपिटल भी लिख सकते हो, ax + by + cz इज इक्वल टू d। नहीं समझे? समझ आया? इस d को आप इधर ट्रांसपोज भी कर सकते हो, वहीं पे भी रख सकते हो। तो π2 की इक्वेशन क्या है? π2 प्लेन सेकंड की इक्वेशन भी ऐसे होगी, r डॉट यूनिट वेक्टर n2 इज इक्वल d2। नंबर इसलिए दिया क्योंकि दो प्लेन्स है। ठीक है, या वो इक्वेशन ऐसे होगी, r डॉट नॉर्मल वेक्टर, इट्स नॉट यूनिट वेक्टर, इट्स नॉर्मल वेक्टर n2 इज इक्वल टू d2, और इट्स लाइक दिस। अब कैपिटल ही लिखेंगे, कैपिटल ax, अच्छा यहां पे a1 b1 c1 d1, क्योंकि दूसरे में तो a2 रखना है ना, a2x b2y c2z इज इक्वल d2, या स्मॉल या कैपिटल जो मर्जी ले लो। ठीक है, यहां पे तो नंबर्स ही होंगे ना, तो नंबर्स में कोई परेशानी नहीं है, कैपिटल रखो स्मॉल रखो। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो d है ये नॉर्मल की लेंथ नहीं होती, और यहां पे जो d है ये नॉर्मल की लेंथ होती है। अब ये नॉर्मल कौन है? जो हमने ऑरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, बस ये चीज आपने ध्यान रखना। तो ये हमारे पास दो प्लेन्स की इक्वेशन है। अब तीसरे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? अब ये तीसरा प्लेन कौन सा प्लेन है? ये कोई पर्टिकुलर प्लेन होगा। अब तो इससे इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो रहे हैं, फिलहाल हम सारे प्लेन्स की इक्वेशन निकालेंगे। अब मुझे बताओ, अगर दो प्लेन्स की इक्वेशन आपको पता है, तीसरे प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए आपने इन दो प्लेन्स को क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ना है मैंने लाइन में अभी सिखाया आपको। तो π3 therefore π3 इज, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन थर्ड, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज, मैं लिखने ज्यादा डिटेल कि मैंने सिंपल में आपको समझा। π3 की इक्वेशन क्या होगी? आप इन दो को जोड़ोगे या इन दो को जोड़ोगे या इन दो को जोड़ोगे, जो मर्जी है जोड़ो। ठीक है, पहले इन दो को जोड़ के देखते हैं। तो π3 की इक्वेशन होगी r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। अब यहां पे थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करेंगे। कैसे? ये r जो है ना ये कॉमन है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, ऐसे, इट्स r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2। समझ आवा? दिख रहा है? बदला जाए बोर्ड में है को बदलो, इट्स फिक्स्ड। सो इट्स r डॉट,
यूनिट वेक्टर n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2 इज इक्वल d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2। लास्ट पे आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बट आपके पास एक कंसेप्ट है कि कपर ओनस थोड़ा बहुत रोजांश याद है। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे इन दो को, तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे होगी, r डॉट n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2। ये हमने इन दो को इस्तेमाल किया। ऐसे गिवन होगा तो तीसरा ऐसे लिखोगे, ये गिवन होगा तो तीसरा ऐसे लिखोगे, और अगर ये गिवन हुआ तो तीसरा क्या लिखोगे? इन दो को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लेमडा टाइम्स a2x। एक काम करते हैं, ये d1 को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, राइट में ही रखो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो माइनस d1 इज इक्वल 0, माइनस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब सीधे इनको जोड़ना है आपस में, तो ये पूरी इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स दिस इक्वेशन, सो इट्स माइनस d1 प्लस लेमडा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल, ये जो आपको मिला ना, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ आओ? इज दैट क्लियर? तो आपके पास क्या गिवन होगा? आपके पास दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन होगी, आपने तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब ये तीसरा प्लेन क्या कोई पर्टिकुलर प्लेन है? नो, लेमडा से ये कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं है। फिर क्वेश्चन में और एक चीज ऐड होगी, दैट दिस प्लेन, थर्ड प्लेन, पासिंग थ्रू सम पॉइंट। ये मतलब मिसाल के तौर पर ये है लाइन जो इंटरसेक्टिंग लाइन है दो प्लेन्स की। अब इससे कितने सारे प्लेन्स पास होते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। अब ये प्लेन्स लेकिन अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं। से फॉर एग्जांपल इस लाइन से इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास होते हैं, उनमें से आपको इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो ये प्लेन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगा, वो आपको पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट से आपको क्या मिलेगा? किसका वैल्यू? लेमडा का वैल्यू। वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिलेगी। इज दैट क्लियर? समझ आवा? ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज द लाइन, मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा? यहां पे पॉइंट तो नहीं होगा ना, लाइन होगी ऑफ टू प्लेन्स। ले लो फोटोग्राफ पहले। ये प्लेन है, इस पे एक लाइन है, ये स्पेस में एक लाइन है। क्या ये एक ही प्लेन पे है? इस वाले प्लेन पे नहीं है, माशियत प्लेन पे। अगर मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, इस प्लेन पे ये दो लाइन्स नहीं है। अलबत्ता अगर मैं ऐसे एक ड्रा करूं एक प्लेन, ये दो लाइन्स उस प्लेन पे है। समझ आवा? मतलब दो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। इसी तरह दो लाइन्स एक ही प्लेन पे लाई करती है, उनको कोप्लेनर लाइन्स बोलते हैं। इस जस्ट एक कंसेप्ट है, इसका कोई क्वेश्चन भी शायद नहीं होगा। समझ आवा? ये जस्ट एक कंसेप्ट है आपके पास कि दो लाइन्स एक ही प्लेन पे लाई करती है, आपको कैसे चेक करोगे इसको। तो हमारे पास है दो लाइन्स, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये दो लाइन्स है। अब ये दोनों लाइन्स एक ही प्लेन पे लाई करती है, ठीक। ये है एक, दूसरी लाइन, ये लाइन। अच्छा, लाइन की इक्वेशन कैसे पढ़ते हो? लाइन की इक्वेशन कैसे पढ़ते हो? याद है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे या इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे। क्या गिवन होगा? क्लियर? अब इस लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन L1 passing through the point A with given coordinates or given position vector, okay, and parallel to a given vector. Isha Purmitas equation of line and parallel to a given vector. ये इसको parallel vector B है. Second है equation of L2 passing through a given point B with given coordinates or given position vector
एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। ये B1 है, ये B2 है। तो मतलब इन दो लाइन्स की इक्वेशन होगी, एक लाइन की इक्वेशन होगी R इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन है। अच्छा, एंड R इज इक्वल, अब ये R1 R2 नहीं है, क्योंकि R होता है आर्बिट्री कांस्टेंट और आर्बिट्री होता है XYZ, वो तो हमेशा XYZ ही रहेगा। ठीक है, सॉरी आर्बिट्री पॉइंट, इट्स A2 प्लस लेमडा टाइम्स B2। अब आपके पास, आपको चेक करना होगा शो दैट द टू लाइनर्स आर कोप्लेनर। ठीक, तो आप उसके लिए याद ये निकालोगे, आप उसके लिए निकालोगे A2, मैं डिराइवेशन नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं बस कंसेप्ट, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो आपने क्या क्या करना है चेक करने के लिए, क्या क्या चेक करोगे? आप निकालोगे एक A2 माइनस A1 और आप निकालोगे B1 क्रॉस B2। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आया तो ये दो लाइन्स कोप्लेनर है। समझ में आ, मगर ये क्या कोरस मैं वो ज्यादा डिराइवेशन कि वनोस थोड़ा बहुत। अच्छा करते एक काम, ये B1 और B2, अब हमने माना ये लाइन्स एक ही प्लेन पे है। लेट अस सपोज द टू लाइन्स आर ऑन द सेम प्लेन। अब ये लाइन्स तो है, लेकिन ये इनको पैरेलल वेक्टर से, ये भी तो लाइन्स ही है, डायरेक्टेड लाइन्स है ना। ये वेक्टर B1 और ये वेक्टर B2। अगर मैं कहूं ये एक वेक्टर है जो इनको परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? दिस वेक्टर इज B1 क्रॉस B2। नहीं समझे? देखो इस पे B1 और B2 है, जो ये है ये इनको परपेंडिकुलर, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब ये इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स इज डिनोटेड बाय B1 क्रॉस B2, मतलब तिहुंद क्रॉस प्रोडक्ट। इतना समझ आया अच्छे से? अच्छा, अगर मैं A और B को ज्वाइन करता हूं, अगर ये B1 और B2 एक ही प्लेन पे है, तब जाके ये दोनों को परपेंडिकुलर होगा। और जब ये दोनों को परपेंडिकुलर होगा, इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये होगा B1 क्रॉस B2। इज दैट क्लियर? क्या इज, हमने पढ़ा है वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर ये वेक्टर बन गया B1 क्रॉस B2, हमने सपोज किया ये एक ही प्लेन पे है, ये B1 क्रॉस B2 इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो मैंने A और B को ज्वाइन किया, क्या ये A और B को परपेंडिकुलर होगा? होगा ना, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? इस लाइन को परपेंडिकुलर होगा ना। तो अब कौन कौन परपेंडिकुलर है? AB और B1 क्रॉस B2। AB is perpendicular to B1 cross B2. If they are perpendicular, their dot product is 0. AB dot B1 cross B2 is equal 0. अब ये AB क्या है? OB माइनस OA डॉट B1 क्रॉस B2 is equal, अब ये OB क्या है? B का पोजीशन वेक्टर डिनोट बाय A2 and another A1 क्या बथवा B यथ नाम, मगर ऑलरेडी B1 B2 थोमत, वो गो A1 ये गो ना ये थोमत A2 A1, ये तो पोजीशन वेक्टर से है ना। सो इट इज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल 0। ये तब पॉसिबल है जब ये B1 और B2 एक ही प्लेन पे है। अगर ये B1 इस प्लेन पर नहीं होता तो ये दोनों को परपेंडिकुलर नहीं होता। मकलो सर, तो ये दोनों को परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक, ये तब पॉसिबल है जब ये चीज पॉसिबल है। क्लियर? सो द टू लाइन्स आर कोप्लेनर इफ दे आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। इज दैट क्लियर? तो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। ये हमारा टॉपिक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। सुनो अभी, आजा बेटा।
ये 3 डायमेंशनल है, तो बुझियो दिस इज 3 डायमेंशनल। यहां पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P की डिस्टेंस हमने निकालनी है एक प्लेन से। लेट अस सपोज प्लेन इज हियर। ये पॉइंट है, ये प्लेन है। जब भी हम एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं ना फ्रॉम द प्लेन, तो हम कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर हियर। सपोज इट्स पॉइंट Q। गिवन होगा, आपके पास एक पॉइंट होगा और आपके पास एक प्लेन होगा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। इज दैट क्लियर? तो आपके पास एक पॉइंट होगा, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे x1 y1 z1, और आपके पास एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन गिवन है, सपोज नॉर्मल फॉर्म में r डॉट n इज इक्वल d। युतावा समझते बोझियो। इस पॉइंट को यहां पे हम एक प्लेन बनाएंगे, द प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन। नहीं समझे? पहले आप टॉपिक को समझो, हमें करना क्या है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है, और एक प्लेन यहां पे है। इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करनी है। यू गो तो क्लियर? ये हमारा टॉपिक है। तो पॉइंट गिवन होगा, प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, आइदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म। ये हमारा टॉपिक। ये तो आवाज समझ। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन है और यहां पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी बहुत सारे प्लेन से पास हो रहा है। मतलब इस पॉइंट से बहुत सारे प्लेन्स पास हो रहे हैं। लाइक दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये भी एक प्लेन है जो पास हो रहा है इसी पॉइंट से, बट पैरेलल टू दिस प्लेन। तो हम यहां पे एक प्लेन ड्रा करेंगे, बट द प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन। समझ आवा? एमसेट केसेस डेरिवेशन कंप्लीट। तो यहां पे और एक प्लेन लेंगे हम। Is that clear? क्या बात है समझ? अभी सुनो आप, ये पॉइंट P है जो गिवन है, मतलब इस प्लेन की जब बात करेंगे, इस वाले प्लेन की बात करेंगे। दिस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, और यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। यू नो व्हाट्स नॉर्मल? नॉर्मल शो पता? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। यहां पे हमने ड्रा किया, दिस इज n, यहां पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक शकुबर? तो ये n डैश या n डैश ले लो आप इसको, ये n है। लगे डेरिवेशन खतर जरा, दिस इज n डैश, दिस इज n, और हम ज्वाइन करेंगे ऑरिजिन और पॉइंट P। The origin and the point P, this is origin। यहां पे A लेते हैं क्योंकि P लेने से आपको दिक्कत होती है। ये A है और ये B ले लो। आपको पॉइंट A गिवन है, मैं रिपीट करता हूं, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब पॉइंट गिवन है और प्लेन गिवन है। पॉइंट से लेकर प्लेन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो आपने निकालनी है। मतलब आपने ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक? तो ये जो है इसको भी आप ज्वाइन करो। तो हमारे पास दो प्लेन्स है। हमें निकालना क्या है वो हमें समझ आया, तो ये बुझ में को हमें निकालना क्या है वो हमें पता है। ए और बी निकालना है, ये वाली लेंथ। हमने क्या किया, ये प्लेन गिवन होगा, दिस इज π1 द गिवन प्लेन,
एंड द पॉइंट ए इट्स गिवन। तो हमने यहां से क्या किया, पॉइंट ए, दिस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, गिवन पॉइंट ए, एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस ओ एन। युता आवाज समझ, इसका नाम रखो पाई 2। बेसिकली हमारे पास ये प्लेन नहीं था, हमारे पास पॉइंट गिवन था, तो हमने इसमें से एक प्लेन पास किया जो इसको पैरेलल है, जो इस वाले प्लेन को पैरेलल, लाइक दिस। दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए पैरेलल टू द गिवन प्लेन। क्लियर? अब पाई 2 की बात करेंगे। पाई 2 जो है इक्वेशन ऑफ पाई 2, equation of the plane pi 2 passing through the point A, passing through the point A। अब A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1, z1, passing through the point A and normal to the plane is, आपने एक इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ी, उसमें आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, याद हुआ? एंड यहां पे मैं लिखूंगा इसे, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, perpendicular to the given vector. Say for example, let us take this n, equation of plane passing through the point A and perpendicular to the given vector। अब आपको पता है ये perpendicular जो इसको है ना वेक्टर, ये वाला O n डैश, O n डैश, वेक्टर O n डैश, ये कहां से परपेंडिकुलर है? ऑरिजिन से। ठीक है गुरुमन, ये कत पे परपेंडिकुलर? ऑरिजिन पे। दिस इक्वेशन, अच्छा इसको हम मानते हैं ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? डी से लिखते हैं। अच्छा फिलहाल था उन्हें सीधा पढ़ी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, यू नो व्हाट्स द इक्वेशन? इट्स r माइनस a डॉट कैपिटल वेक्टर n इज इक्वल 0, यही लिखते हैं ना? ठीक। लेकिन ये वाला जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, ये कहीं से भी परपेंडिकुलर होता है। इज दैट क्लियर? और इसकी डिस्टेंस लेंथ जो होती है ना, वो हमें डिफाइनड नहीं होती है। मतलब ये एक प्लेन है मैं जिसकी बात कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए विद गिवन कोऑर्डिनेट्स एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। ये वेक्टर हमें गिवन नहीं, मतलब ये वेक्टर तो गिवन होगा लेकिन इसकी डिस्टेंस जो है वो डिफाइनड नहीं होती है। लेकिन इस बार क्या है, पाई 2 जो है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है और इसकी ये जो डिस्टेंस है ना ये डिफाइनड है, क्योंकि ऑरिजिन से ये नॉर्मल बन रहा है इस बार। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, r माइनस a डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। चलो एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर नहीं लिखते, यही वाला वेक्टर लिखो जैसे आपको याद है। अब फर्क कितना है, कैपिटल N लिखो या स्मॉल n लिखो, आत्मचिंतन परेशानी। So we know that equation of pi 2, मतलब plane second, this plane passing through the point A and perpendicular to the given vector n is r minus a dot n is equal 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, r dot unit vector n minus a dot unit vector n is equal 0। ठीक। So r dot n is equal to vector a dot unit vector। इतना समझ आया? ओ कम पाने समझती थी हमें समझ चला वो नो फिलहाल। सो r डॉट n इज इक्वल टू, जरा मुझे एक बात बताओ पहले, तो ना हो रहा सा हपर तो ये अक्षियत मुश्किल, बस उसके बाद आसान। r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट यूनिट वेक्टर n। अच्छा जब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इन दो को आप कंपेयर करो, ये और ये नॉर्मल फॉर्म। अच्छा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है कि नहीं?
तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी अगर आप इनको कंपेयर करोगे मतलब ये तो डी है, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में डी क्या होता है? जब ये यूनिट वेक्टर साथ में है, इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन में डी क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अगर मैं इसको यहां पे चेंज करूं, ऐसे लिखूं, इस बार ये जो डी है ये नॉर्मल एक कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसको हम यूनिट वेक्टर अगर मानेंगे, कंपेयर करेंगे इन दो को, ये और वो कंपेयर करेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं कंपेयर फर्स्ट विद, किससे कंपेयर करेंगे? आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल डी। क्लियर? वी गेट डी इज इक्वल टू वेक्टर ए। ये वेक्टर ए कौन है? ये इस गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, डॉट यूनिट वेक्टर। अब ये डी कौन सा पॉइंट है? ओ और एन डैश। तो हमें यहां से क्या मिला? डी। तो हम इसको क्या लिखते हैं? एक सेकंड ध्यान रखो आप, जब आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो मे भी आंसर नेगेटिव भी आ सकता है ना। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आंसर मतलब स्केलर नेगेटिव भी आ सकता है। इस बार हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मैं इसके साथ यहां पे मैग्नीट्यूड लेता हूं, मॉडुलस लेता हूं। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये मॉडुलस है। यहां ध्यान रहे, डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें स्केलर ही देता है। कैच द माइस, स्केलर इज सम कांस्टेंट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इस बार हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस पॉजिटिव बनाने के लिए हमने मॉड लिया। इट्स नॉट मैग्नीट्यूड, इट्स मॉडुलस ऑफ ए डॉट एन। क्लियर? अब ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है? ओ एन डैश। इट्स ओ एन। ये वाला डी नहीं है, ये अलग डी है, ओ एन। ये ओ एन डैश है। सो दिस डी इज इक्वल बेसिकली ओ एन डैश, विच इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो याद यूता थो तो याद बोझ तो ब्याह। हमें निकालना है ए बी, क्योंकि हमारा टॉपिक है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। पॉइंट है ए, ये है गिवन प्लेन, ये हमने खुद से बनाया ये वाला प्लेन। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन पाई 1 इज ए बी, इजंट? अब ए बी की बात करेंगे। ए बी किसके बराबर है? एन डैश एन के बराबर है ना। ये दो तो सेम होंगे ना, ये आपस में पैरेलल है तो ये सेम होंगे। इट्स एन डैश एन, इट्स एन डैश एन। इतना समझ आया? अच्छा, एन डैश एन, एन डैश एन किसके बराबर है? ओ एन माइनस ओ एन डैश। युता हुआ समझ? इट्स ओ एन माइनस ओ एन डैश। ओ एन किसके बराबर है? ये तो गिवन होगा, क्योंकि जब प्लेन गिवन होगा तो डी तो गिवन होगा। तो इट्स डी, यहां पे लिखते हैं इट्स डी माइनस व्हाट्स ओ एन डैश? इट इज ए डॉट एन, है कि नहीं है? लेकिन यूनिट वेक्टर है। इट्स ए डॉट एन। अब मैं बताऊंगा यहां पे हमने इसमें क्या रखा था? मॉड रखा था। क्यों रखा था? ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। अब मान लो अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, सपोज 8 और ये 4 है, तो 4 माइनस 8 तो -4 हुआ ना। तो हम ये मॉड अब पूरे में रखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? इज दैट क्लियर? सो ए बी विच इज इक्वल टू एन डैश एन विच इज इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एन डैश इज इक्वल टू डी माइनस ए डॉट यूनिट वेक्टर एन। अब आप बोलोगे डी कहां से लाएंगे, ए कहां से लाएंगे, एन कहां से लाएंगे? आपको डी गिवन होगा। डी कहां से लाओगे? जो आपको प्लेन गिवन होगा। ठीक है, बात कर सॉरी असल पर क्लियर है। तो डी तो इसी में से आएगा ना। ये एन कहां से आएगा? इसी प्लेन में से। ये ए कहां से आएगा? जो आपको पॉइंट गिवन होगा, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। इसमें वो चीजें हैं जो आपको गिवन होंगी। इसमें से डी है वो प्लेन से लेकर आओगे, इसमें से ए है वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट से आपको प्लेन तक की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर एन तो प्लेन में ही गिवन होगा। यू गॉट इट? अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर मैं इनको इंटरचेंज करूं,
माइनस कॉमन आ जाएगा। माइनस अगर कॉमन आया तो बाहर मॉड रखा है तो वो तो उसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस डी, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाहर मॉड रखा हुआ है। यू तो आवाज समझ। अब देखो ये डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गई। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। सब से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट होगा P जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 होंगे, फ्रॉम द प्लेन, प्लेन होगा ऐसे r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू डी सपोज 7। ये भी गिवन होगा ये, लेकिन ये यूनिट वेक्टर होगा। मैं कौन थोड़ी तो ध्यान यश समझन कंप्लीट हो गया। पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप बनाओगे वेक्टर ए विच इज i प्लस 2j प्लस 3k। ये प्लेन गिवन होगा। अब ये प्लेन ऐसे होगा r डॉट 1/√14i, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइनस होंगे, यूनिट वेक्टर है तो साथ में डायरेक्शन कोसाइनस होंगे lmn, ये मैंने 1000 बार बताया। फिर 2/√14 से फॉर एग्जांपल, फिर 3/√14 एंड इज इक्वल 7। तो ये नॉर्मल फॉर्म में है, ये वाला किस फॉर्म में, क्योंकि ये r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू 7 और ये 7 है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। इज दैट क्लियर। तो इस बार आपके पास a भी है, n भी है, d भी है, सबको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, खेल खत्म। गो तो क्लियर। गो इक्वेशन ऑफ प्लेन या तो ऐसे होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन या तो ऐसे होगा। ये सिर्फ नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है। और ये d इस बार एक नॉर्मल कांस्टेंट है, ये एक सिंपल कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। युतावत समझ। तो चाहे आपके पास इक्वेशन ऐसे हो, चाहे आपके पास इक्वेशन ऐसे हो, फिलहाल हमने जो यहां पे डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, तो वो हमने इस प्लेन के लिए निकाला, इस प्लेन के लिए, क्योंकि मैंने यहां पे d लिखा था तो d तो डिफाइनर डिस्टेंस है, इसीलिए मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा वजनस इक्वेशन यथ फॉर्मस में, तब जाके आप डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, ठीक है, वही मैं बताऊंगा। आप इसका फोटोग्राफ लेना है, जल्दी से ले लो। आपके पास पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट इज ए से फॉर एग्जांपल x1 y1 z1, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से प्लेन तक की डिस्टेंस निकालनी है। और आपके पास प्लेन की इक्वेशन होगी, अगर इस फॉर्म में हुआ तो पॉइंट और प्लेन, इस पॉइंट का आप बनाओगे पोजीशन वेक्टर, इट्स x1i y1j z1k। ये तो गिवन होगा और ये आपको पता चलता है जब इसके नीचे में डिवाइड कुछ होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइनस होते हैं, विच इज इक्वल टू देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन से फॉर एग्जाम्पल बिजन था मतलब चलो ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज स्टिल मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस डी। ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, यूनिट वेक्टर आपको पता हम कैसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को? यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, इट्स 1/मैग्नीट्यूड ऑफ n इनटू वेक्टर n। यही होता है यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का होता है 1/मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू दैट वेक्टर n। क्लियर। अब यहां से यूनिट वेक्टर की जगह हम यही लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ऐसे, मॉडुलस ऑफ a डॉट n वेक्टर n, नॉट यूनिट वेक्टर n, माइनस डी। अब इस यूनिट वेक्टर में से मैंने ये लिखा, ये लिखना बाकी है, तो इसको कहां पे लिखेंगे? डिवाइड में लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे इट्स वेक्टर a डॉट 1/मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू वेक्टर n माइनस डी। अब इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कहां लिखेंगे? डिनोमिनेटर के अंदर। अब यहां ध्यान रखो आप, मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ये है वेक्टर a, आपके लिए मैं बता रहा हूं, तो इट्स वेक्टर n डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस माइनस डी। अच्छा इस वाले केस में फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, इस वाले केस में d क्या होता है?
डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक, अब मैं इसको सिंपलीफाई करने जा रहा हूं। इट इज दिस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी एंड दिस, ये तो एक कांस्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड है तो कांस्टेंट है, डी इंटू दिस। जब कांस्टेंट और कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक कांस्टेंट ही बनेगा, मान लो वो भी डी ही है, बट याद रहे इस बार ये डी, अगर ये 7 था, अगर ये 2 था, 7 2 जार 14, अब ये 7 था डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन, अब ये 14 बन गया, तो ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन नहीं है। तो भी इस बार जो डी होता है ना, ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन नहीं होता है। तो मैंने यहां पे इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक नया कांस्टेंट बना, अब उस कांस्टेंट का मैंने नाम रखा डी। ठीक, डिवाइडेड बाय, देखो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये और ये क्रॉस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, इट इज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एन। समझ आया? रिपीट करूं, समझ आवा? तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज आइदर दिस और दिस। ये कब इस्तेमाल करोगे? जब प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, और ये कब इस्तेमाल करोगे? जब प्लेन ऐसे होगा, आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। बस इतना आपने याद रखना। ठीक है गुबरमैन, अगर प्लेन की इक्वेशन इस नॉर्मल फॉर्म में होगी तो आप इस्तेमाल करोगे ये, अगर प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो आप इस्तेमाल करोगे ये वाला। अब ये कहां से आया इसमें, वो तो मैंने आपको समझाया कहां से आया, क्योंकि ये था यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर होता है यूनिट मतलब दिस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आपको बताया, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाता है, उसका भी मैंने नाम रखा डी। ठीक, आवाज समझिए, वो क्या था याद एट द एंड आपने फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। सिर्फ आपने इस चीज पे फोकस करना है कि प्लेन की इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में, अगर ये है तो ये इस्तेमाल करोगे, अगर ये है तो ये इस्तेमाल करोगे। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में हुआ तो वो तो आसान है। फिर अगर ऐसे हुआ, मेरी तरफ ध्यान रखना, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन हुई Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल डी, और आपके पास पॉइंट गिवन होगा x1 y1 z1। ये कौन सा फॉर्म है? ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म है। किस फॉर्म है? दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि इसके साथ है डायरेक्शन कोसाइनस। क्लियर? इक्वेशन है ये r xi प्लस yj प्लस z के डॉट n, मतलब यहां पे यूनिट वेक्टर n, तो यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइनस होते हैं। जब इनको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये बनेगा Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल डी, एंड द गिवन पॉइंट इज x1 y1 एंड z1। ठीक है, तो इस बार आप क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या करोगे इसमें? तो इक्वेशन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज, देखो इन दो को आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, किस किस को? a डॉट n को। समझ आवा? a में क्या क्या है? x1 y1 z1, इसमें क्या क्या है? L M N। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज Lx1 प्लस my1 प्लस nz1, फिर साथ में क्या होता है? माइनस डी। समझ आओ? प्लेन तो ये था ना, अब इस x y और z को किसने रिप्लेस किया? x1 y1 z1। ये x y z इसलिए था क्योंकि यहां पे r था, और ये x1 y1 z1 इसलिए आ गया क्योंकि इस बार यहां पे r नहीं a है। इज दैट क्लियर? जाओ समझ गो। अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में विद डायरेक्शन रेशियोज ax by cz इज इक्वल d, और याद रहे ये वही d है जो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन नहीं है, और ये जो d है ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन है। ठीक है? हाँ हाँ, चलो कि आराम सान पता। अभी मैंने बताया ना, अगर आपकी इक्वेशन ऐसे हुई, से फॉर एग्जांपल 3i प्लस 2j प्लस 7k इज इक्वल टू 9, ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो ही नहीं सकता। 3, 2 और 7 डायरेक्शन कोसाइन हो ही नहीं सकता। क्यों? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कॉस होता है, और कॉस का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। अब समझ? कॉस की रेंज कहां से कहां तक है?
-1 से लेकर 1 तक। वन आवाज समझ? तो ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, मतलब ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर n नहीं, ये नॉर्मल वेक्टर है सीधे। अब अगर ऐसे हुआ r डॉट से फॉर एग्जाम्पल 1/√14 इसका इजी में 1, 2/√14 एंड 3/√14 इज इक्वल टू 18। इस बार ये तो पता है ये डायरेक्शन कोसाइनस ही है, तो इक्वेशन को देख के आपको पता चलेगा। आवाज समझ अच्छे से? तो दिस इज ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल d एंड आपको एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1 z1। तो इस बार आपने क्या करना, इस बार ये इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इस बार ये इस्तेमाल हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन करना है वेक्टर a और नॉर्मल वेक्टर को। तो इस बार बनेगा ये ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर n, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिंपल, समझ आवा? ये a b c कहां से आया? ये तो इसी वेक्टर से आ रहे हैं ना, दिस वेक्टर से, लाइक 3 2 एंड 7। तो ये है वेक्टर फॉर्म में और ये है कार्टेशियन फॉर्म में। ऐसा एक क्वेश्चन भी आप चेक करो तो वो तैयार समझ किन